Good morning, students. In last video of history of class 10, we have studied the creation of custom union or Zollverein in 1834 in initiative of Prussia. How European governments, driven by spirits of conservatism after the defeat of Napoleon in 1815. We have studied in last video that in 1815 Napoleon was defeated, and after defeat of Napoleon, European governments were driven by the spirits of conservatism. The Treaty of Vienna of 1815, with the object of undoing most of changes that had came about in Europe during the Napoleonic Wars, and to restore the monarchies that had overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. We have to study some characteristics of conservative regime which were set up in the reaction of 1815, or we can say by the Vienna Congress or by the Vienna Treaty of 1815. 1815 में जो वियना कांग्रेस या वियना ट्रीटी के द्वारा जो रूढ़िवादी शासन की स्थापना हुई वह पूरी तरह से निरंकुश शासन थी। जैसा कि हम ऑटोक्रेटिक रूल या निरंकुश शासन के बारे में पढ़े हैं, पहले से इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है कि निरंकुश शासन या ऑटोक्रेटिक रूल जिसे हम कहते हैं, उसमें शासक पर किसी का किसी तरह से नियंत्रण नहीं होता है। शासक अपने निर्णयों के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। शासक रूलर्स के निर्णयों पर किसी को प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं होता है। They didn't tolerate criticism and dissent and sought to curb activities which were against the autocratic government. ये निरंकुश सरकार जो 1815 के रिएक्शन में स्थापित हुई, 1815 वियना कांग्रेस के समय वियना कांग्रेस के द्वारा जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित हुई, वह किसी तरह से अपनी न तो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर पाती थी और न ही अपने प्रति असहमति बर्दाश्त करती थी। और जो भी क्रिटिसिज्म, जो भी आलोचना या जो भी असहमति के स्वर इसके अगेंस्ट उठते थे, इसके विरोध में उठते थे, तुरंत उसे यह कुचलने का प्रयास करती थी, उसे कुचलना चाहती थी। जो इन निरंकुश सरकार के वैधता पर प्रश्न उठाती थी, निरंकुश सरकारों का जो विरोध करती थी, उसे तुरंत यह सरकार कुचलने का प्रयास करती थी। Most of them imposed censorship to control what was said in newspaper, books, plays and songs. इस निरंकुश सरकार में ज्यादा से ज्यादा सरकारें जो थी, वह उन सभी सरकारों ने सेंसरशिप लागू किया, सेंसरशिप इंपोज किया। सेंसरशिप इंपोज करने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि उस समय बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेस, सॉन्ग के माध्यम से जो विचार लोगों में आ रहे थे, जो विचार जनता में आ रहे थे, उन विचारों को दबाना, उन विचारों को कुचलना, और मुख्य रूप से वह विचार जो फ्रांसीसी क्रांति से आए थे, उन विचारों के प्रसार को रोकना। क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से आए विचार जो थे, वह लोगों को क्रांतिकारी विचारों के तरफ उत्साहित करती थी, और इससे ये उत्साहित होकर क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने का प्रयास करते थे, क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे।
one of the major issue taken up by the liberals, nationalists, was the freedom of the press. उस समय मुख्य रूप से अगर किसी इशू पर, किसी समस्या पर ये उदारवादी राष्ट्रवादी जो कंजर्वेटिव शासन के मुख्य रूप से विरोधी थे, वह इस कंजर्वेटिव शासन को एक ही समस्या पर, एक ही इशू, एक ही प्रश्न पर घेरने का प्रयास कर रहे थे, और वह प्रश्न था फ्रीडम ऑफ प्रेस। यानी कि लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा, जो कंजर्वेटिव शासन के मुख्य विरोधी थे, इनके द्वारा लगातार फ्रीडम ऑफ प्रेस की डिमांड की जा रही थी। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द रेवोल्यूशनरीज। ड्यू टू फियर ऑफ रेपरेशन, लिबरल नेशनलिस्ट्स बिकेम अंडरग्राउंड। पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह कंजर्वेटिव शासन लिबरल नेशनलिस्ट पर दबाव बना रही थी, तरह तरह के उपायों के द्वारा उन पर दबाव बना रहे थे। जैसे एक हम लोगों ने सेंसरशिप के बारे में पढ़ा, दूसरा हम लोगों ने ये पढ़ा कि कोई भी आलोचना या असहमति अपने बारे में ये बर्दाश्त नहीं करती थी और उसे तुरंत कुचल देने का ये निर्णय लेती थी, कुचल देने की एक्टिविटीज करती थी। तो इनके भय से, कंजर्वेटिव रिजाइम के एक्टिविटीज के द्वारा जो एक भय, एक फियर उत्पन्न हुआ लिबरल नेशनलिस्ट में, इस फियर से लिबरल नेशनलिस्ट जो थे अंडरग्राउंड होते चले गए, भूमिगत होते गए चले गए, गुप्त स्थानों पर ये चले गए। हालांकि गुप्त स्थानों पर जाने के बावजूद अपनी एक्टिविटीज को इन्होंने बंद नहीं रखा। Many secret societies came up to train revolutionaries and spread revolutionary ideas. अब अपने एक्टिविटीज को ये कंटिन्यू रखने के लिए बहुत सारे इन्होंने सेक्रेट सोसाइटीज को एस्टैब्लिश किया, बहुत सारे सेक्रेट सोसाइटी, गुप्त संस्थाओं का इन्होंने स्थापना किया, जिससे कि अपनी ये क्रांतिकारी गतिविधियों को चला सके, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित कर सके, ट्रेन कर सके, और साथ ही अपने क्रांतिकारी विचारों का यह प्रसार भी कर सके। उस समय टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन्ट, इस समय किसी के रेवोल्यूशनरी होने का अर्थ मुख्य दो कार्यों के अनुसार लगाया जाता था। दो विचारों पर किसी के रेवोल्यूशनरी होने का अनुमान लगाया जाता था। उसमें यह पहला था a commitment to oppose monarchical form of government that had been established after 1815। पहला यह था कि ये 1815 वियना कांग्रेस के बाद जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या हम कह सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई थी, उसका हर तरह से विरोध करे, उसके विरोध के लिए ये वचनबद्ध हो। तो दूसरा जो व्यू था, दूसरा जो शर्त था किसी के रेवोल्यूशनरी होने के लिए, वह यह था कि टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट से, कंजर्वेटिव व्यवस्था से, रूढ़िवादी व्यवस्था से स्वतंत्रता या मुक्ति के लिए ये प्रतिबद्ध होकर और संघर्ष करें। इस समय ज्यादा से ज्यादा जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे, वह नेशन स्टेट के क्रिएशन को अपना मुख्य उद्देश्य मानते थे। नेशन स्टेट के क्रिएशन को ये राष्ट्रवादी उदारवादी जो थे अपना मुख्य उद्देश्य माना करते। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट ए रेवोल्यूशनरी एंड इटालियन रेवोल्यूशनरी ज्यूसेप्पे मैज़िनी। ज्यूसेप्पे मैज़िनी नामक इटालियन रेवोल्यूशनरी के बारे में अब हम लोगों को स्टडी करना है। ये ज्यूसेप्पे मैज़िनी जो थे, इनका जन्म इटली के जेनेवा में हुआ था 1807 में। इटली के जेनेवा में 1807 में इनका जन्म हुआ था। ये
he became a member of the sacred society, member of a sacred society. पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि क्रांतिकारियों को ट्रेन करने के लिए, रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन करने के लिए और रेवोल्यूशनरी आइडिया के स्प्रेड करने के लिए जो उस समय सेक्रेट सोसाइटीज एस्टैब्लिश्ड हो रहे थे, वैसे ही एक सेक्रेट सोसाइटी के ये सदस्य बने. एज ए यंग मैन of 24, he was sent to exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. 24 वर्ष के उम्र में ज्यूसेपी मैज़िनी ने लिगुरिया में एक रेवोल्यूशन का प्रयास किया, तख्ता पलट का इन्होंने प्रयास किया. इस रेवोल्यूशन के प्रयास में ये असफल हो गए और परिणाम स्वरूप इन्हें एग्जाइल की सजा दी गई. देश निर्वासित कर दिया गया, देश से इन्हें बाहर किया गया. निर्वासन के बावजूद, एग्जाइल के बाद इन्होंने 2 मेन सेक्रेट सोसाइटीज एस्टैब्लिश किया. एक सेक्रेट सोसाइटी का नाम था यंग इटली, जिस यंग इटली का इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट मार्सिलेज में किया. दूसरी जो सेक्रेट सोसाइटी थी इनकी, वह यंग यूरोप नाम की सेक्रेट सोसाइटी थी और यंग यूरोप नामक सेक्रेट सोसाइटी की इन्होंने स्थापना बर्न नामक स्थान पर की. ये जो सेक्रेट सोसाइटी इन्होंने दोनों एस्टैब्लिश की, इसके मेंबर्स की जो बात आती है, जब मेंबर्स के इनके सेक्रेट सोसाइटी के सदस्यों की जब बात आती है, तो यूरोप के ही पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी ऐसे राज्यों के लाइक माइंडेड यंग पीपुल इसके सदस्य हुआ करते थे. लाइक माइंडेड यंग पीपुल कहने का यह अर्थ होता है कि ये वो लोग थे जो क्रांतिकारी विचारों के थे, या दूसरी तरफ यह कह सकते हैं कि इनके विचार जो थे मैज़िनी के विचारों से मिलते जुलते थे. ये सभी, जिस तरह मैज़िनी रूढ़िवादी व्यवस्था का घोर विरोधी था, कट्टर विरोधी था, उसी तरह ये सभी युवा लोग जो थे इस रूढ़िवादी व्यवस्था के घोर विरोधी थे और क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत हुआ करते थे. अब राष्ट्र के बारे में मैज़िनी के क्या विचार थे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे. मैज़िनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी ए नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड. मैज़िनी का यह मानना था कि नेशन एक नेचुरल यूनिट के रूप में गॉड के द्वारा मैनकाइंड को गिफ्ट किया गया है. ईश्वर ने राष्ट्र मानव जाति को एक प्राकृतिक इकाई के रूप में दिया है और इसी आधार पर, इसी तथ्य पर यह प्रायः यह भी कहा करता था कि इटली कुड नॉट बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स. ये यह भी कहा करता था कि इटली लंबे समय तक छोटे छोटे राज्यों और राजशाहियों के पेबंद के रूप में, पैचवर्क के रूप में नहीं रह सकता. It had to be, he also said that Italy had to be forced into a single unified republic. ये कहा करता था कि इटली एक न एक दिन एकीकृत गणतंत्र के रूप में विकसित होगा. इटली को एक न एक दिन एकीकृत गणतंत्र बनना ही है, यूनिफाइड रिपब्लिक बनना ही है. मैज़िनी के मॉडल का अनुकरण करते हुए, मैज़िनी के इस मॉडल का अनुकरण करते हुए यूरोप के अन्य देशों में भी बहुत सारे सेक्रेट सोसाइटीज इसी तरह खुले, जिसके द्वारा अपने यहाँ जैसे स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, इन सभी जगहों पर सेक्रेट सोसाइटीज खुले, जिससे कि वहाँ रेवोल्यूशनरी आइडियाज का ये स्प्रेड कर सके. अब मैज़िनी के बारे में मेटरनिक का क्या विचार था, इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं. तो मैज़िनी का जो राजतंत्र के लिए घोर विरोध था, रिलेंटलेस अपोजिशन जो था, और इसके प्रजातांत्रिक गणतंत्र के जो स्वप्न या विचार थे, इससे कहीं ना कहीं से रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव
या कंजर्वेटिव लीडर जिसमें मेटरनिक भी थे, वे सभी भयभीत हो चुके थे और इसलिए कहीं पर मेटरनिक ने या डिस्क्राइब किया, मेजनी को डिस्क्राइब करते हुए ये कहा कि मेटरनिक जो है हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे खतरनाक दुश्मन है। यानी कि मेटरनिक ने मेजनी को अपने सोशल ऑर्डर का सबसे खतरनाक दुश्मन के रूप में विवरण दिया। अब ये सेकंड जो टॉपिक है, सेकंड जो सेक्शन है वो समाप्त हुआ। पीडीएफ के द्वारा आपको इसका क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन लिखने के समय अगर कोई किसी क्वेश्चन का आंसर आप न लिख पाए तो फोन नंबर जो बोर्ड पर दिया गया है, इस फोन नंबर पर कांटेक्ट करके उसके बारे में पूछें और उसे